गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी वगैरह भी अच्छी चल रही होगी। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो हम डेली बोलते हैं आपको यहाँ पे पढ़ाने के बाद में कि रिवीजन करते रहें आप सभी लोग, तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप डेली घर पे जाके यहाँ से सेशन कंप्लीट करने के बाद में रिवीजन भी करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? पराग कोश की अनुप्रस्थ काट। पराग कोश की अनुप्रस्थ काट। ठीक है, पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। देखो ये आपको जरूर ही करके जाना है। ठीक है, पराग कोश की अनुप्रस्थ काट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार रिपीट पूछा जाता है, तो आपको ये करके जाना है। हाँ हम ठीक है सुमन, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, बार बार नहीं देखना है। ठीक है, डायग्राम के लिए मैंने कल भी बोला था, डायग्राम की प्रैक्टिस काफी अच्छी करनी है, डायग्राम विद लेबलिंग। ठीक है, तो पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। काट का नामांकित चित्र। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं क्या? पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। देखिए सभी बच्चों को पता होगा ये हमने क्या बनाया है? पुष्प का नर भाग। क्या है ये? नर भाग। एक जो कल हमने आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर बताए थे उसका नर भाग, ये क्या है हमारे पास? पराग कोश। पराग कोश, तो ये क्या है? पुतंतु या फिलामेंट। ठीक है, पुतंतु या फिलामेंट, इसके अंदर जो क्या है? परागकण। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पराग कोश की अनुप्रस्थ काट। तो देखो ये डायग्राम आपको 100% करके ही जाना है। ठीक है, ये वाला डायग्राम तो आपको करके ही जाना है हर हालत में। पराग कोश की अनुप्रस्थ काट, इसमें से आपसे लेयर पूछ लेगा, टैपिटम का कार्य पूछ लेगा, अनुप्रस्थ काट पूछ लेगा। ठीक है, तो इसमें से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको इसको तैयार ही करके जाना है। तो पूछ रहा है पराग कोश की अनुप्रस्थ काट, तो ये पराग कोश है हमारे पास में, पराग कोश। तो पराग कोश की अनुप्रस्थ काट। ठीक है, देखिए पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का ठीक है बच्चों, ध्यान से देखेंगे इसमें कितनी लेयर पाई जाती है? 3 लेयर। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कितनी लेयर है? 3 लेयर। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथेलियम और मिडिल लेयर। ठीक है, एपिडर्मिस। डायग्राम काफी ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, ठीक है ना, ध्यान से समझना है। और ये बीच में हमारे पास क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, या क्या कहेंगे हम इसे? संयोजी ऊतक। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू या कहेंगे संयोजी ऊतक। मैं फिर से सभी बच्चों को बोल दे रही हूं, पराग कोश से कई क्वेश्चन आ जाते हैं अनुप्रस्थ काट से। ये सबसे अंदर वाली लेयर, मिडिल लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर, टैपिटम का कार्य, माइक्रोस्पोर मदर सेल या लघु बीजाणु मात्र कोशिका डेवलप होके क्या बनाती है या उनका क्या कार्य होता है, टैपिटम का क्या कार्य होता है। तो इससे पराग कोश से आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। ये हमने क्या बताया है? पहले देखेंगे सबसे बाहरी लेयर कौन सी है?
एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को हम क्या कह देंगे, बाह्य त्वचा, ठीक है, एपिडर्मिस को क्या कह देंगे, बाह्य त्वचा। और ये सेकंड वाली क्या है, एंडोथीसियम, क्या है, एंडोथीसियम, इसको एंडोथीसियम बोलेंगे। और ये जो थर्ड वाली लेयर है इसको बोलेंगे हम मिडिल लेयर, या कह देंगे मध्य त्वचा, ठीक है। साथ में हिंदी भी बता रहे हैं, साथ में हिंदी भी बता रहे हैं, जो बच्चे नोट्स बनाते हैं वो लिखते चलें, ठीक है, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो लिखते चलें। और ये है हमारे पास क्या, तीसरी लेयर हो गई, ये दूसरे कलर से करेंगे मिक्स हो जाएगा नहीं तो। ये क्या है, संयोजी ऊतक, या कहेंगे कनेक्टिंग टिश्यू, संयोजी ऊतक, या क्या कह देंगे, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, क्या कह देंगे, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो सबसे बाहर वाली लेयर, डायग्राम, ये ना आपको डायग्राम की इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए कि एग्जाम में आए तो आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट, ऐसा नहीं कि आपने डायग्राम की प्रैक्टिस कर ली तो पूरा टाइम आप डायग्राम में ही वेस्ट कर देना, ऐसा भी नहीं करना है भाई, ठीक है ना। बताया था ये कौन सी लेयर है, ये वाली टैपिटम, टैपिटम, ठीक है। कितनी लेयर हो गई हमारे पास, फर्स्ट एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम और कनेक्टिंग टिश्यू, या कहेंगे संयोजी ऊतक, ठीक है। एक और है हमारे पास ये स्पोरेंजियस टिश्यू, स्पोरेंजियस टिश्यू, इसको कह देंगे, स्पोरेंजियस टिश्यू को हम बीजाणुजन ऊतक, क्या कह देंगे, बीजाणुजन ऊतक, नहीं क्वीन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि राइट साइड से करना चाहिए, थोड़ा इस चीज का फर्क पड़ जाता है कि हम राइट हैंड से लिखते हैं तो थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं उसमें, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि लेबलिंग हमेशा राइट साइड में ही करना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ देखो, जब आप कॉपी लिखते हो, सभी बच्चे ध्यान दें, इस चीज को भी सुन लें, किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है तो सभी बच्चे सुन लेंगे, ठीक है, सभी बच्चे सुन लेंगे, एक बच्चे ने पूछा है तो सभी सुन लें। एक बच्चे ने पूछा है किसी ने कि मैम लेबलिंग क्या राइट साइड से ही करनी चाहिए, तो सभी सुन लें। देखो, जब आप कॉपी लिखते हो ना तो कॉपी लिखने का एक तरीका होता है, जो कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव भी लगता है दिखने में। अगर मान लीजिए आप राइट साइड में लिख रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आप राइट साइड में लिख रहे हो और लेफ्ट साइड में उसी थ्योरी का डायग्राम बना रहे हो, सॉरी हाँ, लेफ्ट साइड में लिख रहे हो और राइट साइड में उसी थ्योरी का डायग्राम बना रहे हो, ठीक है, तो आप लेबलिंग इधर ही करिए राइट साइड में, क्योंकि आप इधर थ्योरी लिख रहे हो लेफ्ट में, ठीक है। अगर आप पूरा पेज पे थ्योरी लिख दे रहे हैं, पूरा पेज इधर से लेफ्ट से राइट पूरा भर जा रहा है, तो आप नीचे डायग्राम बना सकते हो और लेबलिंग उसकी राइट या लेफ्ट किधर से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चों। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, इससे पराग कोश की अनुप्रस्थ काट, इससे कई क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, सभी बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान दें, इससे कई क्वेश्चन पूछ लेगा। देखो, इसको शायद बीजाणुजन ऊतक, ठीक है, बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखो, इससे कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, इससे पराग कोश की अनुप्रस्थ काट से कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखो, पूछ लेगा टैपिटम कहाँ प्रेजेंट होता है,
जब एक पराग कोश में कितनी लेयर होंगी तो आप बता सकते हो, एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडिल लेयर। कनेक्टिंग टिश्यू, हाँ इसमें एक मेन पॉइंट जो छूट गया है उसे ध्यान से देख लें। देखो कनेक्टिंग टिश्यू या संयोजी ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यू या संयोजी ऊतक का कार्य देखेंगे। देखो ये जो हमने लिखा है ना कनेक्टिंग टिश्यू या संयोजी ऊतक, ये जो लिखा है इस डायग्राम में समझें, ठीक है, इस वाले डायग्राम में समझें, इसमें समझो। देखो ये जो पुतंतु और पराग कोश का ये जो जॉइंट है ना, ये वाला जॉइंट, सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान दें, सभी बोर्ड की तरफ देखें। हाँ ये जो पराग कोश और पुतंतु का ये जो जॉइंट है ना, ये ही क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू। क्या है ये, कनेक्टिंग टिश्यू या संयोजी ऊतक है, ठीक है, ठीक है, ये ही क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू है। क्लियर सभी बच्चों को यहां तक? अब देखो, अब पराग कण कहां प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर। पराग कण कहां पर, इसके अंदर, ठीक है। क्लियर सभी बच्चों को? बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी बताएं, यहां तक सबको क्लियर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भ्रूण कोश। सॉरी, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? अब इसमें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, डिफरेंस पूछ लेगा, लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेगा, टाइप ऑफ भ्रूण कोश के प्रकार, भ्रूण कोश को हमें है पोषण देने का काम होता है। फटाफट से एक छोटे से डायग्राम से इस क्वेश्चन का आंसर हम समझ लेंगे, ठीक है। फटाफट से समझेंगे, बहुत स्पीड से। डायग्राम सभी बच्चों को ये अब तक बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए, रट जाना चाहिए एकदम से भाई, कि आंख बंद करके भी आप इसको बना दो। देखो भ्रूण कोश में होता क्या है, जब पराग कण वर्तिकाग्र से होकर कहां पहुंचते हैं, पराग नलिका में। ये मुझे नेमिंग करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करती हूं, क्योंकि सभी बच्चों को पता होगा क्या है ये, पराग कोश। मैं बोल रही थी नहीं करनी चाहिए, फिर भी कर दी, ठीक है। जब पराग कोश से पराग कण वर्तिकाग्र से होकर, ये क्या है, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र से होकर कहां पहुंचते हैं, पराग नलिका से होकर कहां पहुंच रहे हैं, अंडाशय में। ये क्या है, ये जो पोर्शन है ये क्या है हमारे पास, अंडाशय, जो कि क्या है, पुष्प का फीमेल पार्ट अंडाशय में। तो देखो यहां पर दो परागकण, कितने, दो परागकण, ये जो पराग कोश से परागकण पराग नलिका के द्वारा जब नीचे आते हैं, ये नीचे, तो कितने पहुंचते हैं, सिर्फ दो। कितने, दो। हमारे पास यहाँ पे एग या कहेंगे अंडाणु कितने प्रेजेंट होंगे, तीन। कितने, तीन प्रेजेंट होंगे। थोड़ा सा ऐसे कर देना, समझने में आसानी होगी, ठीक है, एकदम क्लियर बनाएंगे। देखिए हमारे पास पहुंचे हैं, देखो हमारे पास पहुंचे हैं दो परागकण। देखिए जो मैंने ब्लू से बनाया है वो क्या है, परागकण, ये वाले क्या है, ये परागकण। और जो ग्रीन से बनाए हैं ये क्या है, एग या अंडाणु, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। देखिए एक परागकण और एक ये एग या अंडाणु आपस में मिलकर, देखो ध्यान से देखेंगे, ये आपस में मिलके इन्होंने क्या बना दिया, ये भ्रूण, क्या बना दिया, भ्रूण बना दिया, ये भ्रूण बन गया। अब हमारे पास में एक परागकण
और 2 केंद्रीय कोशिका या 2 अंडाणु ये बोल देंगे, ये 3 मिलकर क्या बना देंगे, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष। क्या बना देंगे, भ्रूणपोष या क्या कह देंगे, एंडोस्पर्म। ठीक है, इसीलिए हम इसको त्रिसंलयनी कहते हैं, भ्रूणपोष को त्रिसंलयनी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो भ्रूणपोष बना है, एंडोस्पर्म जिसे कह रहे हैं हम, इसका काम होता है, ये जो भ्रूण बना है, एम्ब्रियो बना है, इसके डेवलपमेंट में पोषण देना। ठीक है, इसके डेवलपमेंट में पोषण देने का काम होता है इसका। ठीक है, इसके डेवलपमेंट में किसका काम होता है, पोषण देने का कार्य करते हैं ये। इसको हम भ्रूणपोष को एक पोषक ऊतक भी कह देते हैं। ठीक है, भ्रूणपोष को हम पोषक ऊतक भी कह देते हैं। और ये त्रिगुणित होता है, देखो 1 2 3, कैसा होता है, ये त्रिगुणित होता है। कैसा होता है, त्रिगुणित होता है भ्रूणपोष। अभी सिंह, देखो बहुत बच्चे हमारे साथ हिंदी मीडियम वाले जुड़े हुए, मैं कोशिश करती हूँ कि सभी बच्चों को समझ में आए ऐसा बताएं। ठीक है, समझ में आया, भ्रूणपोष कैसा होता है, त्रिगुणित होता है और यह एक पोषक ऊतक का कार्य करता है। ठीक है, जो भ्रूण का विकास होता है, ये जो भ्रूण का विकास होता है ना, भ्रूण के विकास के समय, भ्रूण के विकास के समय पोषण देने का कार्य करता है, पोषण देने का कार्य करता है। कैसा होता है, ये त्रिगुणित होता है, ये त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित हमने इसे क्यों कहा है, त्रिगुणित को ऐसे लिख सकते हैं हम, त्रिगुणित क्यों कहा है, तो ये केंद्रीय कोशिका और एक जो परागकण आया है, ये आपस में मिलकर भ्रूणपोष बना रहे हैं ना, इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया है, हमारा। देखो इसमें बायो में आपको हर क्वेश्चन पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विपुंसन। विपुंसन किसे कहते हैं, या कहेंगे इमल्सिफिकेशन। विपुंसन किसे कहते हैं, विपुंसन को हम इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं। जो बच्चे इंग्लिश का पूछ रहे हैं, क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। बताएं, फिर हम बताते हैं फटाफट। किसी को पता है इमल्सिफिकेशन या विपुंसन क्या होता है? चलो मैं बता देती हूं। देखो, विपुंसन या इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी पुष्प से, ध्यान से सुनिएगा, किसी पुष्प से उसके पराग कोषों को काट देना, किसी पुष्प से उसके पराग कोषों को काट देना, क्योंकि वो स्वपरागण ना कर पाए, क्योंकि वो स्वपरागण ना कर पाए, इसी को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्लियर होना चाहिए सभी बच्चों को। ये क्या है हमारे पास, परागकोश। देखो, किसी पुष्प से, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ध्यान से देखेंगे, किसी पुष्प से उसके पराग कोषों को हटा देना या काट देना या अलग कर देना। ठीक है, किसी पुष्प से उसके पराग कोषों को हटा देना, काट देना या अलग कर देना। क्यों? क्योंकि वह स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन ना कर पाए। इसी को हम क्या कह देते हैं, विपुंसन। ठीक है,
इसी को हम विपुंसन या कह देंगे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में आप बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें आप अपनी भाषा में बना के भी लिख सकते हो कि किसी पुष्प से, क्या लिख सकते हो, अपने आप बना के लिख सकते हो, किसी पुष्प से उसके पुंकेसरों को काट देना के सरों या कह देंगे पराग कोशों को हटा देना, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, पराग कोशों को काट देना या हटा देना। ठीक है, काट देना या हटा देना, हटा देना, क्योंकि वे स्वपरागण, क्योंकि वे स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन ना कर सके। ठीक है, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन ना कर सके। ठीक है, क्योंकि वह स्वपरागण ना कर सके। ठीक है, चलो देखो, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मानव जनन। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर है हमारा मानव जनन। ठीक है, क्लियर है मैम? महिमा मिश्रा, साहिल, केबीसी विनर, रेखा रावत, आशीष कुमार। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्या? मानव जनन। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है हमारा मानव जनन। चलो देखो, ठीक है भाई, ठीक है। देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्त्री के अंडाणु में कितने और मानव स्त्री के अंडाणु में कितने और किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? कितने और किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? गुणसूत्र होते हैं, कितने और किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? चलो अब आंसर देखेंगे हम इसका। आंसर, ठीक है, आंसर देखेंगे अब। अरे बच्चों, फाइल बना रहे हो, पढ़ रहे हो? किसका फाइल पूरा हो गया? हाँ, तो आंसर क्या होगा? मानव स्त्री के अंडाणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, 23 जोड़ी होती है। ठीक है, कितनी होती है? हाँ, दीक्षा मौर्य, रेखा रावत, सचिन, रुचिका, आराधना, सांची, शिल्पी, काजल, ललित कुमार, सोनिया,
हाँ देखो, अब पूछ रहा है कि किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी होती है, ठीक है। ओके चलो भाई, योगेश बघेल। हाँ अब पूछ रहा है इसमें कि कितनी होती है, ये तो बता दी हमने, 23 जोड़ी होते हैं, ठीक है, 23 जोड़ी होते हैं। अब पूछा है किस प्रकार के, मतलब किस प्रकार के। तो देखो, आप सभी को मैं वैसे पहले भी बता चुकी हूं, फिर से पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 23 जोड़ी बताए हमने, कितने बताए हैं, 23 जोड़ी। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है, सभी ध्यान से देखेंगे। 23 जोड़ी, तो देखो हमने कहा है 23 जोड़ी। अब पूछा है किस प्रकार के, 23 जोड़ी हो गए, 23 जोड़ी का मतलब हो गया 46 या 46, ठीक है, जोड़ी है तो डबल कर दो, 46 हो गए, ठीक है, 46 हो गए। अब पूछा है किस प्रकार के, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। अब ये जो 46 है ना, अब ये जो 46 है, तो इस 46 में से 44 कितने, 44 हमारे पास क्या है, ऑटोसोम्स। क्या है, ऑटोसोम्स, ठीक है, 44 क्या है, ऑटोसोम्स है। कितना बचा, 2 बचा, 2 हमारे पास क्या है, लिंग गुणसूत्र या कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र या कह देंगे क्या, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 44 और 2 कितना हो गया, 46 हो गया, ठीक है। यही पूछा है क्वेश्चन में कि मानव स्त्री के अंडाणु में कितने प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। तो टोटल 23 जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी, उसमें से 23 जोड़ी को हम डबल कर देंगे, 46 हो गया। 46 में से 44 हमारे पास क्या है, 44 है ऑटोसोम्स, और 2 क्या है, 2 है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, 2 क्या है, लिंग गुणसूत्र है। एक चीज और सभी बच्चे देख लें, इसमें एक पॉइंट और याद रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। पहले बताइए यहां तक क्लियर है सबको, क्लियर। अब देखेंगे आगे, हमने क्या कहा था कि 44 है हमारे पास ऑटोसोम, 44 क्या है, ऑटोसोम है। फिर आ जाओगे मैम हिंदी में लिखिए, क्या है, ऑटोसोम्स है, और 2 क्या बताए थे, लिंग गुणसूत्र या कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्या है, लिंग गुणसूत्र। इसमें पूछा था मानव स्त्री में लिंग गुणसूत्र, तो मानव स्त्री में XX होता है, सभी बच्चों को पता होगा, फिर भी एक बार बता दे रहे हैं क्या होता है, XX होता है, ठीक है। लिंग गुणसूत्र क्या होता है, XX होता है। हाँ अब नेक्स्ट पेज पे देख ले, देखो ऑटोसोम्स बता दिया 44, और लिंग गुणसूत्र 2, टोटल कितना हो गया हमारे पास 46, यही तो पढ़ा है हमने, 46 टोटल क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अगर जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी या पेयर। अब देखिए एक मेन पॉइंट आपको इसमें ये याद रखना है कि ये जो ऑटोसोम है ना, जो ऑटोसोम है, ऑटोसोम का काम होता है क्या, सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, शरीर का निर्माण करना, शरीर का निर्माण करना, ठीक है। ये हो गया ऑटोसोम का कार्य, यानी कि जो 44 ऑटोसोम है उनका काम हो गया शरीर का निर्माण करना, ठीक है। क्या हो गया, शरीर का निर्माण करना। देखो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, ठीक है। लाइक शेयर के लिए भाई कहना ना पड़े, सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अब देखो हमारे पास क्या है, 2 है लिंग गुणसूत्र या कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम, तो इनका काम होता है
लिंग का निर्धारण करना। क्या? लिंग का निर्धारण करना। ठीक है, क्लियर? क्रोमोसोम वाला टॉपिक एकदम क्लियर, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सुनिए, इसी क्वेश्चन से कितने बन जाएंगे। क्वेश्चन ये था कि मानव स्त्री के अंडाणु में कितने और किस प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। टोटल है 23 पाए जाते हैं। 23 में से 44 ऑटोसोम्स, 2 लिंग गुणसूत्र। जो कि ये पूछा था कि मानव स्त्री में किस प्रकार के, तो मानव स्त्री में पाए जाते हैं XX। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया। आगे इसका डिटेल बता रहे हैं हम। ठीक है, ये आगे डिटेल है। जो 44 क्रोमोसोम है वो शरीर का निर्माण करेंगे, यानी कि जो एक भ्रूण है, जो एक भ्रूण होता है गर्भ में, मां के गर्भ में, उसके शरीर का निर्माण, यानी कि आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, यानी कि पूरा शरीर बन जाएगा। किससे? ऑटोसोम से। ठीक है, शरीर, पूरे शरीर का निर्माण हो जाएगा किससे? ऑटोसोम से। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि जो ऑटोसोम्स हैं उनका क्या कार्य होता है। ठीक है, डिटेल में पूछ लेगा कि ऑटोसोम्स होते हैं उनका क्या कार्य होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑटोसोम्स होते हैं उनका काम होता है शरीर का निर्माण करना, यानी कि जो एक भ्रूण होता है, मां के गर्भ में एक भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, उसके शरीर का निर्माण कौन से क्रोमोसोम करेंगे? ऑटोसोम, यानी कि हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, पूरा शरीर बन जाएगा। बस उसमें लिंग का निर्धारण नहीं होगा कि वो लड़का है या लड़की है, या बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, उसमें लिंग का निर्धारण नहीं होगा। लिंग का निर्धारण कौन करेगा? लिंग गुणसूत्र। लिंग का निर्धारण कौन करेगा? लिंग गुणसूत्र करेंगे लिंग का निर्धारण। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहां तक अब सभी बच्चों को? ये आपको पता ही होगा। वैसे तो मुझे पता है आप सभी इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, मैं सब जानती हूँ। सारे बच्चे हमारे पढ़ने वाले हैं। सारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो सब पढ़ने वाले हैं, इतना मुझे पता है। सब पढ़ के आते हैं, रिवीजन भी करते हैं, हमारी बात भी मानते हैं। ठीक है, हमारी बात भी मानते हैं, पढ़ के भी आते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। मेल में XY और फीमेल में XX। ठीक है, फिर भी हमने लिख दिया। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। सम युग्मजी और विषम युग्मजी यमज। सम युग्मजी और विषम युग्मजी यमज। ठीक है, ये पढ़ना है हमें। सम युग्मजी और विषम युग्मजी क्या होते हैं? मोनो जाइगोटिक ट्विंस और डाई जाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, मोनोजाइगोटिक और क्या? डाई जाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, अब देखेंगे हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाई जाइगोटिक ट्विंस में क्या फर्क होता है, या मोनोजाइगोटिक और डाईजाइगोटिक क्या होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से। देखो, जो मोनोजाइगोटिक होता है, क्या? जो मोनोजाइगोटिक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, देखिए मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है। देखिए, एक एग ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। देखिए,
एक एग, ठीक है, एक एग हुआ और स्पर्म भी एक ही होगा, ठीक है। ये क्या है, स्पर्म, स्पर्म भी क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है, स्पर्म। और ये क्या है हमारे पास, एग, ठीक है। एग, एक ही स्पर्म होगा और एक ही एग होगा। अब देखिए इसमें ये जो एक स्पर्म है ये इस एग के साथ में फर्टिलाइज करेगा, इस एग के साथ में फ्यूज होगा या कहेंगे फर्टिलाइज करेगा ये। तो ये जो एक एग है ये दो एम्ब्रियो या कहेंगे दो भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें दो एम्ब्रियो या दो भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखें, एक स्पर्म एक एग के साथ में फर्टिलाइज हुआ, हाँ, एक स्पर्म एक एग के साथ में फर्टिलाइज हुआ और वो एग, मान लीजिए ये जो स्पर्म है ये इस एग को दे रहा है एक्स, क्या दे रहा है, एक्स। तो ये जब फर्टिलाइजेशन के बाद में ये जो एम्ब्रियो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ठीक है, कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ ये। तो देखो जब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये, हमने क्या कहा था कि ये जो स्पर्म फर्टिलाइज हो रहा है इस एग के साथ में ये अपना एक्स दे रहा है इसे, ठीक है, एक्स गुणसूत्र दे रहा है, क्या दे रहा है, एक्स गुणसूत्र दे रहा है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो एम्ब्रियो बनेगा एक्स एक्स, यानी कि फीमेल से भी एक्स जाएगा और मेल ने भी एक्स दिया है। तो ये जो एम्ब्रियो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। दोनों पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद में अलग अलग भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये अलग अलग भ्रूण डेवलप होके क्या बना देते हैं, मतलब डेवलप होके एक फीटस बोल देंगे। जब तक माँ के पेट में होता है बच्चा उसको हम फीटस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फीटस। तो देखो यहाँ पे या तो ये बेबी गर्ल भी हो सकती है या बेबी बॉय भी हो सकते हैं, दोनों, ये भी फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी। ध्यान देंगे सभी बच्चे, ध्यान से सुनेंगे। देखा होगा ना आपने कि दो बेबी गर्ल या दो बच्चियां देखी होंगी आइडेंटिकल होती हैं, मतलब सेम दिखते हैं, आंख नाक मुंह सब सेम। या दो लड़के होते हैं, जुड़वा जो बच्चे होते हैं, सेम शक्ल होती है। तो वो किस वजह से होते हैं, ये स्पर्म जो फ्यूज हुआ है इस एग के साथ में। तो देखो इस स्पर्म के पास में एक्स वाई दोनों है। तो मान लीजिए इसने एक्स दिया है, ठीक है, मान लीजिए स्पर्म ने एक्स दिया है, फीमेल जो एग है उसके पास ऑलरेडी एक्स है, एक्स एक्स मिला। ये एक जो एम्ब्रियो है दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, दोनों पार्ट्स में एक्स एक्स ही जाएगा क्योंकि स्पर्म से क्या आया है, एक्स आया है। तो ये हो जाते हैं आइडेंटिकल ट्विंस या कहेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इसमें ये बेबी गर्ल भी हो सकता है और बेबी बॉय भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये स्पर्म इस एग को वाई डोनेट कर रहा है या दे रहा है और फीमेल एक्स ही देगी, तो यहाँ पे ये जो दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं, ये जो दोनों बच्चे हैं, ये या दोनों लड़के भी हो सकते हैं और दोनों लड़कियां भी हो सकते हैं। जो देखे होंगे ना बच्चे सेम शक्ल के होते हैं, वो होते हैं क्या, मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। चिंकी मिंकी कौन कह रहा है, लाल मोहन कुमार, ठीक है, हाँ कुछ भी कह लीजिए भाई। सबने देखे होंगे ऐसे बच्चे सेम शक्ल वाले, लड़के भी और लड़कियां भी, ट्विंस। ये क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्या है, डाइजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। अब देखो इसको समझो, डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है,
ये स्पर्म, यानी कि 2 स्पर्म और 2 ही क्या एग, यानी कि 2 ही स्पर्म और 2 ही क्या एग। ठीक है, फ्यूजन होगा यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन होगा। उसके बाद में फ्यूजन के बाद में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब देखो यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, यानी कि 2 स्पर्म 2 एग के साथ में फर्टिलाइज हो रहे हैं और अलग अलग भ्रूण का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, 2 स्पर्म, ठीक है, 2 स्पर्म 2 एग के साथ में फर्टिलाइज हो रहे हैं और क्या अलग अलग क्या बना रहे हैं, भ्रूण बना रहे हैं या फीटस बना रहे हैं। ठीक है, भ्रूण या फीटस का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, सब अलग अलग है। 2 स्पर्म है, 2 एग है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो अब देखो, इसमें देखा होगा आपने, ऐसे भी जुड़वा बच्चे होते हैं जो एक लड़का होता है एक लड़की होती है, शक्लें भी उनकी अलग अलग होती हैं। ठीक है, ऐसा भी देखा है ना कि ट्विंस में जो जुड़वा बच्चे होते हैं, देखा होगा कि वो बेबी बॉय बेबी गर्ल भी हो सकती हैं और वो डिफरेंस भी दिख सकते हैं। मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, लड़का लड़की भी हो सकता है, दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं, दोनों की शक्लें भी अलग हो सकती हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं। क्या सेम भी दिख सकते हैं, सेम शक्ल भी हो सकती है। नहीं सॉरी, सेम नहीं हो सकती, डिफरेंस होगी, भिन्न भिन्न। कैसी, और इसमें बेबी बॉय बेबी गर्ल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बेबी बॉय बेबी गर्ल, और या दोनों ही, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो। ठीक है, दोनों ही क्या हो, दोनों ही बेबी बॉय हो या दोनों बेबी गर्ल हो, बेबी। ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग स्पर्म है, अलग अलग एग के साथ में फर्टिलाइज हो रहा है, तो वो कुछ भी हो सकता है। मान लो ये एक्स दे रहा है, ये वाई दे रहा है, तो एक लड़का एक लड़की हो सकता है, दोनों लड़कियां हो सकती हैं, दोनों मान लो एक्स दे रहे हैं तो दोनों वाई दे रहे हैं, तो लड़का हो सकता है। तो भिन्न भिन्न शक्लें, बेबी बॉय बेबी गर्ल भी हो सकता है, दोनों बेबी बेबी बॉय दोनों ही, और दोनों बेबी गर्ल, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, इसमें कुछ भी हो सकता है। क्लियर है यहां तक सभी को? मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विंस, लड़का है एक लड़की है। मान लीजिए ये स्पर्म क्या दे रहा है, वाई दे रहा है और ये दे रहा है एक्स। ठीक है, ये स्पर्म, ये वाला स्पर्म वाई दे रहा है और ये वाला एक्स दे रहा है। देखो ये वाला क्या दे रहा है, वाई, और ये वाला दे रहा है एक्स। तो देखो ये जो एग है इसके पास में ऑलरेडी एक्स है, और ये भी क्या दे रहा है एक्स, ये मेल भी क्या दे रहा है एक्स, तो इसका एक्स दोनों एक्स एक्स, ये मान लीजिए गर्ल हो गई। और मान लीजिए इस वाले स्पर्म ने वाई दिया है, इसने क्या दिया है वाई, यहाँ पे वाई, और इस एग के पास में ऑलरेडी क्या है एक्स एक्स, तो इसका एक्स। ठीक है, इस एग के पास में पहले से एक्स है, स्पर्म ने क्या दिया है वाई, तो एक्स वाई। तो ये जो ट्विंस होंगे, ये जो जुड़वा बच्चे होंगे, एक होगा लड़का और दूसरी होगी लड़की। अगर ये वाली कंडीशन है कि एक स्पर्म वाई दे रहा है, वाई प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरा एक्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस कंडीशन में एक लड़का होगा एक लड़की होंगी, दोनों की शक्लें भी अलग होंगी बिल्कुल। ठीक है, चलो बच्चों कल मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ में,
तब तक अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा रहा सेशन। बाय बाय, टेक केयर।